खबर देंगे आपको। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस छतें गिरने और करंट लगने के हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शदीद बारिश ने निश्तर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को डुबो दिया। सीवरेज के बोसीदा निजाम के बायस गंदा पानी भी कॉम्प्लेक्स के इतराफ जमा है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक से। जी शहजाद, क्या सूरत हाल है? का सिलसिला फिर एक मरतबा फिर जारी है। इस वक्त मैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ। खासतौर पर निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो एरिया है, यहाँ पर शुरू से ही निकासी आपका जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है और यहाँ पर पानी खड़ा होता है। और गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद भी आज यहाँ पर पानी खड़ा हुआ था और अब बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर मजीद पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। और निकासी आपका जो है वो काम वासा या ज़िला इंतज़ामिया की टीमें अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची और गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी जो है वो पूरे लाहौर में तेज़ बारिश जारी है। जी, शांगला में तूफानी बारिश से नदी नालों में तोगयानी आ गई। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहाट, पेशावर, बनू, करक और डीआई खान के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने सर में गोली मारी है। वो गुलबर्ग लाहौर में रिहाइश पजीर थे। खुदकुशी से पहले एक खत भी छोड़ा है। जहांगीर तरीन को भाई की मौत की खबर पार्टी इजलास के दौरान मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ इजलास छोड़कर रवाना हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। जी बाबर खान, क्या कुछ पता चल सका? बिल्कुल जी, लाहौर के इलाका गुलबर्ग में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर गोली मारकर खुदकशी कर ली है। वाक़े की इत्तला मिलते ही आला पुलिस अफसरान और फरांसिक की टीमें मौका पर पहुंच गई हैं। पुलिस का यह कहना है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो एक अहम मीटिंग है उसमें शरीक थे। ताहम जो है ना, पुलिस का यह कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ राब्ते में है। ताहम अभी वजूहात पता नहीं चल सकी कि खुदकशी करने की वजूहात क्या थी। खैबर के इलाके शकास में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अब्दुल्ला शहीद हो गए। ISPR का कहना है मेजर अब्दुल्ला दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। चेयरमैन PTI को 9 मई को जलाओ घिराव के मजीद 3 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। इनमें हसास इदारे और राना सना के घर पर हमले समेत थाना कैंट गुजरावाला में दर्ज मुकदमा भी शामिल है। हसास इदारे और राना सना के घर पर हमलों के मुकदमात की ज़िमनी रिपोर्ट में चेयरमैन PTI का नाम शामिल किया गया है, जबकि गुजरावाला कैंट के मरकजी दरवाजे पर तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में चेयरमैन PTI को JIT की सिफारिश पर नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन PTI पर इल्जाम है कि उन्होंने मुल्जिमान को कैंट पर हमले के लिए उकसाया, जिस पर 9 मई को शरपसंदों ने गुजरावाला कैंट पर हमला करके तोड़फोड़ की थी। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI को GHQ पर हमले के मुकदमे में नामजद किया गया था। 9 मई को इंतशार अंगेज तकरीर के केस में PTI रहनुमा यास्मीन राशि से अदालत ने पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस जलाओ घेराव केस में खदीजा शाह, सनम जावेद और दीगर खवातीन के जुडिशल रिमांड में भी 20 जुलाई तक तौसी कर दी है। अदालत ने पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत की है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी मिल गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए पिटीशन दायर कर दी। ओन चौधरी ने पिटीशन जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। पिटीशन में PTI पर रियासत मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर पाबंदी की इस्तदा की गई है। पिटीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी सरगर्मियों पर भी पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया। PTI क़यादत की जानिब से इदारों, शोहदा की यादगारों पर हमले को भी पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया।
सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का शेड्यूल मंजूर कर लिया है। शेड्यूल के तहत 12 जुलाई को कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 13 जुलाई को नए वजीर आला का इंतखाब होगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का घेराव क्यों किया, ऐवान में क्यों दाखिल हुई, क्या इस पर कोई अरकान असेंबली के मुश्तरका इजलास में बात करेगा? ये है कि बल्तिस्तान की पुलिस असेंबली में दाखिल क्यों हो गई? 10 बजे पुलिस ने असेंबली को घेरे में क्यों ले लिया? आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन है तो इस पर आज गुफ्तगू करेगा या जनाब स्पीकर की तवज्जो मबजूल कराएगा? और अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो क्यों करेंगे? ये एक सवाल है। स्वीडन का जो एक दर्दनाक, एक संगीन जो हाँ वाकया रूनुमा हुआ पर गालिबन करारदाद पेश की जाएगी, लेकिन इज दैट इनफ? आपकी करारदाद आज एक नशिस्त से पास होने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। इस पे पार्लियामेंट को गौर करना चाहिए कि जहां बात पहुंची है आगे कैसे बढ़ना है ताकि इस किस्म के वाकयात रूनुमा ना हो। पीपी रहनुमा सेनेटर अजहर अब्बानी की पुलिस के हाथों जीबी असेंबली के अहाते की बेहुरमती की मजम्मत। कहते हैं पुलिस की भारी नफरी जीबी असेंबली के अहाते में दाखिल हुई, असेंबली अमले और सहाफियों को इमारत से बाहर निकलने पर मजबूर किया। हाल ही में जब पुलिस दस्ता पंजाब असेंबली में दाखिल हुआ तो जमहूरी कुव्वतें खामोश रहीं। इस खामोशी ने असेंबलियों की खुद मुख्तारी और तकद्दुस में जमहूरी कुव्वतों की कमजोरी जाहिर की थी। गिलगित बल्तिस्तान में यह अमल दोहराया गया। गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन के इंचार्ज ऑफिसर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। यूरोपीय यूनियन ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुबसरीन पर मुश्तमिल मिशन पाकिस्तान ना भेजने का फैसला किया है। ब्रसल्स का दौरा करने वाले पाकिस्तानी सहाफियों के ग्रुप से बात करते हुए यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन माइकल किलर ने कहा कि अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन के लिए माहिरीन भेजने की दावत नहीं मिली। ये दावतनामा इंतखाबात से 3 माह पहले मौसूल हो जाता है। लगता है पाकिस्तान में इंतखाबात होने का इम्कान नहीं है। आपको बताएं कि माइकल की जानिब से कहा गया कि 2008, 2013 और 2018 में यूरोपीय यूनियन की जानिब से इंतखाबी मुबस्सिर की हैसियत से फराइज इंतजाम दे चुके हैं। आईएमएफ ने पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराजात उठा दिए। हुकूमत को कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर ना की जाएं। वजारत खजाना के जराये का कहना है आईएमएफ ने तजवीज दी है कि खसारे से बचने के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत में टैक्स का हिस्सा 10% है, जो दुनिया में सबसे कम है। खसारा कंट्रोल करने के लिए मईशत में टैक्स का हिस्सा 13% पर लाना चाहिए। नए माली साल में दरामदाद खोलने से टैक्स आमदन में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान को कर्जों के रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मौजूदा निगरान और नई मुंतखब हुकूमत को तसलसल के साथ अमल करना चाहिए। दिन रात डिफॉल्ट के लिए दुआएं करने वालों के ख्वाब दफन हो गए। सब मिलकर मेहनत करें तो पाकिस्तान को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं होगी। वो वक्त भी आएगा जब हम दूसरों को कर्ज देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तोड़कर में खिताब, कहा हमने बड़ी मुश्किल से आईएमएफ का प्रोग्राम किया। आईएमएफ का प्रोग्राम कोई मिठाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है, दुनिया को बताएंगे। और अफसोसनाक खबर देंगे आपको। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों की पोती स्विमिंग पूल में डूबकर जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 3 साल की बच्ची हैदराबाद में घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जान बहक हुई है। मजीद जानते हैं नासिर हसन से। नासिर, आगाह कीजिएगा। जी, सूरत ये है कि मौला बख्श चांडियों की पोती जैनब जो है घर में ही छोटा सा एक बच्चों के खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, तो उसमें जो है वो डूबकर जान बहक हो गई है, जिसकी तस्दीक जो है मौला बख्श चांडियों की फैमिली कराए और मीडिया सेल ने भी की है। बहुत शुक्रिया नासिर हसन। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक हरबा ये था कि मीडिया की जबान बंदी के लिए मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल के ये मैसेजिंग की जाए कि अगर मीर शकीलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर मीडिया के हर बंदे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को पेट में गोलियां मारी गईं, कुछ की पसलियां तोड़ी गईं, कुछ को अपनी बेटियों के स्कूल के बाहर से गिरफ्तार किया गया।
कुछ की हड्डियां तोड़कर, नाक की हड्डियां तोड़कर ये मैसेजिंग की गई और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं। इसी तरह आज उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार किया था, मीडिया की जबानबंदी की मैसेजिंग की थी, उसी केस में आज नवाज शरीफ साहब को 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को बरी कर दिया गया है। ये 1900 और वो तमाम लोग जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के गाब में आ जाते हैं, इस मसनूई नैरेटिव के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, जो ये चोर चोर, झूठ झूठ, ये जो गुफ्तगू कर करके बार बार जहन साजी की जाती है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आज ये सोचने का दिन है कि अदालती फैसले के जरिए जिसको मौवन किया है, जिसको असिस्ट किया है नैब के प्रोसिक्यूटर ने, जो फैसला जो केस 1990 में नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनके दौर में प्लॉट्स की एलोकेशन की और कहा गया, ये तासुर दिया गया कि उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को फेवर किया है और उनको फेवर किया है, उनसे फायदा उठाने के लिए ये केस बना दिया गया। क्योंकि तैयबा गुल साहिबा वजीर आजम हाउस में कैद थी, नैब के चेयरमैन को उनकी वीडियो दिखाई गई थी और नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम को निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। और ये मैं नहीं कह रही, आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को इस पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया और वाज़िया तौर के ऊपर ये लिखता है। और जब मीर शकीलुर रहमान साहब को बरी किया गया मेरिट के ऊपर इस केस पे, जब उनका केस सुना गया और उनको मेरिट पे इस केस के ऊपर बरी किया गया, तो उसके अंदर खास तौर पर यह लिखा गया कि किसी किस्म की कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई करप्शन, कोई एलिमेंट ऑफ किकबैक, कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई शवाहिद मिला नहीं और उनको उस केस से बरी कर दिया गया मेरिट के ऊपर। और जब लाहौर हाई कोर्ट के इजाजत के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए, जिसका मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की थी, उसी जब वो बाहर चले गए तो ये जानते हुए कि वो बाहर चले गए, ये केस उनके ऊपर बना दिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसकी हेयरिंग शुरू कर दी और उस पूरे प्रोसेस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि पैनमा को अकामे में तब्दील करके उनको नाअहल कर दो, उनको वजीर आजम की कुर्सी से हटा दो और फिर बुग़्ज़ और हसद और सियासी इंतकाम काम की आग ना बुझे तो आप उनकी पार्टी की सदारत से उनको हटा दो, उनको ताहयात ना अहल कर दो। इसी तरह इस केस में वो बाहर थे, इसकी हेयरिंग शुरू कर दो, इसका रेफरेंस बना दो और इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये जानते हुए कि वो मुल्क में नहीं है। और जब इश्तिहारी उनको डिक्लेयर कर दिया तो ये फैसला कहता है कि जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया तो किसी किस्म का कोई कानूनी तकाजा और जवाबित और किसी किस्म का कोई कानून फॉलो नहीं किया गया। और ये मैं सिर्फ पढ़ दूं आपके पाकिस्तान की अवाम के लिए कि कितना बड़ा ये तमाशा किया गया, सिर्फ इसलिए कि नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी हो रही थी, नीचे वाली कोर्टों को दबाया जा रहा था। रोज इसी कुर्सी पर बैठकर और पीआईडी में बैठकर वो शहजाद अकबर साहब जो थे, उनका काम क्या था? एसेट रिकवरी यूनिट का काम था। एक तो एसेट मेकिंग फॉर इमरान खान और सियासी मुखालफीन को जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना, उनकी पगड़ी उछालना, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, उनकी तज़हीक करना, उनको हरास करना, मीडिया की जबान बंदी करना, मीडिया पे केसेस बनाना, मीडिया को जेलों में डालना, ये उनका काम था, जो आज गायब है। आज वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते स्क्रीन के ऊपर।
آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت. اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے, اگر آپ نے صحیح بات کی تھی, اگر آپ کے پاس ثبوت تھے, تو آج عدالتوں کے اندر نیب کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا. اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے, اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے, اور عبد الجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا, اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر. نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر, اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا. نواز شریف 3 بار پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے, یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے, اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا, اور وہ تمام ریلیف جو میرٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور فیصلے میں لکھا گیا ہے عدالتی معاون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری کارروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیل کیے جانے والے تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا. تمام جو عدالتی معاون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. نواز شریف کو یہاں وقت ہمارے ساتھ رہیے. تو بریفنگ ابھی سلسلہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ تمام دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں گا, آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. پہلا ٹاسک یا پہلا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں کراچی کی انتظامیہ کے لیے ہے وہ ہے جو متوقع بارشیں ہیں. شاید آج کل میں بارش ہو, ویکینڈ پہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو نیچرلی وہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہماری انتظامیہ کے لیے ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے, تو آج پہلی بات میں نے ان سے یہی کی ہے کہ ہماری کیا ارینجمنٹس ہیں, کیا انتظامات ہیں تاکہ ہم احسن انداز سے اس بارش کے چیلنج کو نمٹ سکیں. باقی لانگ رن کے اندر کراچی کے پانی کے نظام کو بہتر بنانا ہے, سپلائی کے نظام کو کس طرح ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں, اور سپلائی کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں. جہاں جہاں پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی چوری ہو رہا ہے, اس کی روک تھام کیسی کی جا سکتی ہے, اور سیوریج کے نظام کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ٹارگٹ لے کر چلیں گے. میں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ ایک ایسا سسٹم آف انتظامیہ ہوگا جو کہ انگیجمنٹ پر بلیو کرتا ہے, گفت و شنید پر بلیو کرتا ہے. چاہیں گے قانون کے مطابق ٹرانسپیرنٹ انداز سے چیزوں کو چلائیں, اور جہاں کہیں لوگ مفادات کی سیاست کریں اور معاملات میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں, میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ ہم سب مل کر کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں, اور جو معاملات کو ہم خود حل کر سکتے ہیں ہم ان معاملات کو حل کریں. بہت سارے ایشوز میں ایسے سمجھتا ہوں جہاں پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ میڈیا کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی مدد درکار ہوگی, اور کوشش کروں گا کہ ریگولرلی آپ کے ساتھ آن بورڈ رہوں. بارشوں کے حوالے سے صرف ایک میسج تمام سیاسی جماعتوں کو دینا چاہوں گا کہ ہم سب کا شہر ہے. ہم نے بقرعید کے آپریشن میں کراچی کے 25 ٹاؤنوں میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ہر ٹاؤن کے ساتھ کام کیا, سالڈ ویسٹ نے ہر ٹاؤن کے ساتھ کام کیا. جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن تھے وہاں پر بھی, جہاں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تھے وہاں پر بھی. میں بارشوں کے حوالے سے بھی یہی کہنا چاہوں گا, اور جو بھی چیلنج اس شہر میں آتا ہے اس کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیے مل کر ہر چیلنج کو کلیکٹیولی فیس کیجئے. آپ میرا ساتھ دیجئے شہر کے معاملات کو حل کرنے میں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور کے ایم سی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ بتائیے گا یہ جو ٹاپ ہیرارکی ہے آپ کی واٹر بورڈ کی, یہ تو کمپٹنٹ بھی ہیں, آنیسٹ قسم کے لوگ ہیں, لیکن جو یہاں پر جو نیچے آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی واٹر بورڈ میں جو ہے بہت زیادہ ہائرنگ ہوئی اور پولیٹیکلی بہت زیادہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں, ان کو کس طرح سے بینگ میئر الیکٹڈ اینڈ فرام دی پیپلز پارٹی سائڈ کیسے لے کر چلیں گے. اور دوسرا یہ کہ ایوری بڈی از ناؤ لوکنگ اپ ٹو یو ایز اے سافٹ فیس آف پیپلز پارٹی. آپ کس طرح سے گھر کی دہلیز پر یا لوگوں کے نلکوں تک پانی پہنچائیں گے, آپ کا پلان کیا ہے؟
تو سلیمان دیکھیں، جب میں KMC میں پہلی بار آیا تھا تو وہاں پر بھی یہی سیاسی بھرتیوں کی بات کی جاتی تھی. میں نے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے کوشش یہ کی کہ مسائل کو سمجھوں اور سمجھنے کے بعد جو اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے وہ تدارک کروں. تو اگین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں بھی کسی کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کسی کی کوئی پولیٹیکل فلسفی ہو، آئیڈیالوجی ہو، ہر کسی کا حق ہے سیاست کرنے کا، وہ سیاست کرے، لیکن خدمت پہ میں سمجھتا ہوں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو اچھے فیصلے ہیں ان کی عمل درآمد کرانے میں لوگوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مل کر اس شہر کراچی کی ہم خدمت کر سکیں. دیکھیں ہم لوگ ہی بستے ہیں، ہمارے جاننے والے شہر میں بستے ہیں، ہمارے رشتہ دار اس شہر میں بستے ہیں. اگر پانی کا مسئلہ حل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے بہتر نیکی، اس سے بہتر خدمت نہیں ہو سکتی. اگر ہم سیوریج کا مسئلہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے بہتر خدمت، اس سے بہتر نیکی ہو نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل چیزوں کو سائیڈ میں رکھیں، یہ ایک ایسینشیل چیز ہے. آپ کی جو ضروریات ہے اس میں سے ایک چیز ہے سڑک آپ کے پاس ہو نہ ہو. کراچی کے پیڈسٹرین برج حادثات کا سبب بننے لگے. ناظم آباد سر سید گورنمنٹ کالج کے سامنے پل پر حفاظتی گرل منشیات کے عادی افراد کاٹ کر لے گئے. پل سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں رہا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے. جی روحا، اپڈیٹ کیجیے. شہریوں کے لیے بنائے گئے پیڈسٹرین برج جو ہیں وہ شہریوں کے لیے ہی خطرے کا باعث بن چکے ہیں. میں اگر آپ کو دکھائیں تو سائڈ پہ ہی یہاں جو ہے وہ ایک گرلز کالج بھی موجود ہے، جہاں سے شہریوں کو جو ہے وہ جانے میں خوف محسوس ہوتا ہے. وہاں پہ کچھ کام تو ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، برا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ ہیں وہ اللہ نہ کرے پار کرتے وقت اللہ نہ کرے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا، گر ہوئے، تو حکومت کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ اس برج کا کچھ کریں. بچیاں ہیں پڑھنے والی، ماں باپ کا مستقبل ہے، ان کی گھر کی خوشیاں ہیں، وہ پڑھنے آتی ہے، اس طرح سے وہ کراس کرے گی تو پھر کیا ہوگا. شہریوں سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی، جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت ہی خوف محسوس ہو رہا ہے روڈ کو کراس کرنے میں. لہٰذا متعلقہ محکمے کی سے ان کی اپیل ہے کہ اس برج کو جلد سے جلد بنایا جائے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.